नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम इतिहास विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न शेखावाटी मिशन 100 को हल कर रहे हैं। हम अपना जो पाठ देखेंगे वो है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर अध्याय हमारा 6 है। इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। विजयनगर साम्राज्य संगम वंश की स्थापना किसने और कब की? ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 में, साल कौन सी थी? 1336। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, दोनों भाई थे। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? कदरई या चेट्टी कहते थे उनको। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजवंश का नाम बताना है। तो पहला राजवंश संगम वंश था, जो 1336 से 1485 तक के शासन में रहा। 5th नंबर प्रश्न है हमारा, किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नंगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना कर दी थी? कृष्णदेव राय थे, बड़े प्रसिद्ध शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम, कार्यकाल और अवधि भी बतानी है। ये कृष्णदेव राय थे। 1509 से इन्होंने 1529 ईस्वी तक शासन किया। अमुक्त मूल्यमंद नामक ग्रंथ की भाषा और लेखक का नाम बताना है। तो भाषा थी तेलुगु, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। तो इस ग्रंथ की भाषा तेलुगु थी। शासक का नाम था कृष्णदेव राय, यानी लेखक का नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलव वंश से। विजयनगर पर संगम वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया? तो ये सुलभ वंश था। 1485 से 1503 ईस्वी तक इसने शासन किया। राक्षस तागड़ी, अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं अपने। राक्षस तागड़ी का युद्ध, तालीकोट का युद्ध बड़ा प्रसिद्ध है। किन किन के मध्य हुआ? तो ये 1565 साल थी, 1565 की। और विजयनगर और बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदाबाद की संयुक्त सेनाओं के मध्य विजयी सेना में 1565 में विजयनगर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तालीकोट युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो विजयनगर के प्रधानमंत्री थे उस समय राम राय, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। विजयनगर के किस शासक ने यवन राज्य की स्थापना करने वाला का विरुद्ध उपाधि धारण की थी? कृष्णदेव राय ने। ये प्रसिद्ध शासक थे इस वंश के। इस शासन व्यवस्था के अमर नायक प्रणाली किस साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी? तो ये विजयनगर साम्राज्य की एक राजनीतिक खोज थी। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? तो सैनिक कमांडर होते थे, सेना के अध्यक्ष होते थे। उन्हें अमर नायक के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में राय किसे कहा जाता था? तो राजा या शासक को राय कहा जाता था। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य कहाँ पे निर्मित था? ये तुंगभद्रा नदी में एक प्राकृतिक कुंड बना हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, वो होगा 17 नंबर, विठ्ठल किस देवता का स्वरूप माने जाते थे उस समय? तो ये विष्णु जी के अवतार माने जाते थे, या विष्णु जी का रूप था वो विठ्ठल देवता के रूप में माने जाते थे। विरूपाक्ष शिव जी के रूप में। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी को पंपा देवी के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता के रूप में जाने गए या पूजे जाते थे या माने जाते थे विरूपाक्ष, यानी शिव जी का जो रूप था उसको विजयनगर साम्राज्य का संरक्षणकर्ता देवता माना जाता था। 1815 में किसे भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया? कालिन मैकेंजी को बनाया गया। कालिन मैकेंजी। हम्पी के भग्नावशेष इन्होंने खोजे थे। तो हम्पी के भग्नावशेष किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? कोलिन मैकेंजी के द्वारा। 1800 ईस्वी में। विजयनगर के शासक किसकी ओर से शासन करने का दावा करते थे? भगवान शिव की ओर से, यानी विरूपाक्ष की ओर से, क्योंकि विरूपाक्ष जो रूप है वो शिव का ही रूप है। कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर शहर की किलेबंदी से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख कर दिया था? तो ये 15वीं शताब्दी में फारस शासक द्वारा कालीकट भेजे गए थे एक दूत,
अब्दुर रजाक, नाम था इनका अब्दुर रजाक। विजयनगर मंदिर स्थापत्य के विशिष्ट विशेषताओं में से एक का नाम बताना है तो गोपुरम का निर्माण करना इनकी स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण या विशिष्ट विशेषता होती थी। गोपुरम का मतलब है कि मंदिर का जो प्रवेश द्वार है उसको गोपुरम कहा जाता था। तो ये मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण बड़े ही शानदार ढंग से करते थे। तो इनकी स्थापत्य कला बड़ी प्रसिद्ध थी गोपुरम के रूप में। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता 1976 में मिली। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर प्रश्न होगा, विजयनगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? हम्पी के नाम से जाना जाता है। 14वीं और 16वीं शताब्दी के मध्य कौन सा नगर दक्षिणी भारत के एक साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ? तो ये विजयनगर था जिसकी स्थापना 1336 में हुई थी। अब लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं हम। हमारा प्रश्न होगा पहला कि विजयनगर के शासकों के लिए मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना महत्वपूर्ण क्यों था? तो विजयनगर के शासकों ने मंदिर और संप्रदायों को संरक्षण दिया, प्रश्रय दिया, क्योंकि शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर के निर्माण को तवज्जो देते थे, प्राथमिकता देते थे, वरीयता देते थे, प्रोत्साहन देते थे। शासक मंदिरों के निर्माण, मरम्मत और देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं के संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करते तथा वैधता प्राप्त करने का प्रयास करते थे। जैसे शिवजी को या शिव का या विरूपाक्ष का रूप ये विजयनगर के संरक्षक के रूप में मानते थे या उनको संरक्षक देवता के रूप में माना जाता था। विजयनगर के विठ्ठल मंदिर की विशेषता, तो विजयनगर के धार्मिक स्थलों में स्थित विठ्ठल मंदिर भी दूसरा महत्वपूर्ण देव स्थल है। विठ्ठल देवता महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप में। विठ्ठल देवता में रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। विठ्ठल मंदिर परिसरों में एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 3 का कि विजयनगर के साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबद्ध भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? तो मध्यकाल में घेराबंदियों का प्रमुख उद्देश्य विपक्षी को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। घेराबंदियां कर महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चलती थी, इसलिए शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंदी क्षेत्रों के भीतर ही विशाल स्नानागारों का अन्नगारा मतलब अन्न का भंडार या इकट्ठा कर लेते थे। तो विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए कृषि क्षेत्रों को किलेबद्ध भूभाग में रखने की अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया था। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है 4 नंबर, और अब हमें खालिस्तान या रिक्त स्थान को भरना है। 10 दिन के हिंदू त्यौहार जो उत्तर भारत में मनाया जाता है उसे कहा जाता है दशहरा, और बंगाल में इसे दुर्गा पूजा कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिणी भारत में इसे नवरात्रि भी कहते हैं या इसे महानवमी भी कह देते हैं। विरूपाक्ष मंदिर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो विरूपाक्ष के रूप में शिवजी जाने जाते थे, तो शिव के रूप में विरूपाक्ष को विजयनगर के संरक्षक के रूप में माना जाता था। अभिलेखों के अनुसार सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं और 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद विरूपाक्ष मंदिर अधिक बड़ा किया गया था। विरूपाक्ष के मुख्य मंदिर के सामने बड़ा मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। तो विरूपाक्ष मंदिर के पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी श्री कृष्णदेव राय को ही जाता है। ये बड़े प्रसिद्ध शासक थे। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित 4 संरचनाओं के नाम बताने हैं। एक तो राजा का भवन था, और राजा के भवन के 2 प्रभावशाली मंच थे। सभा मंडल था, एक महानवमी डिब्बा था। दूसरी जो रचना थी वो थी लोटस यानी कमल का महल, और तीसरी जो रचना थी वो थी हजार राम मंदिर, और चौथी जो इनकी रचना थी वो हाथियों का अस्तबल। कार्ल मैकेंजी पे टिप्पणी लिखनी है। कार्ल मैकेंजी वो जिन्होंने हम्पी की खोज की थी 1800 ईस्वी में। मैकेंजी एक अभियंता यानी इंजीनियर थे, सर्वेक्षक थे तथा मानचित्र के रूप में प्रसिद्धि हासिल की थी। 1815 में मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत मैकेंजी ने हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया था। विजयनगर साम्राज्य पर
शासन करने वाले 4 राजवंशों के नाम बताने हैं। तो ये 4 राजवंश हैं, संगम वंश, सालव वंश, तुल्लव वंश और अरविंदु वंश। नायक कौन थे? नेक्स्ट 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि नायक कौन थे? विजयनगर में सेना प्रमुखों को नायक या अमर नायक के नाम से जाना जाता था। हमने ऊपर भी देखा है, सेना प्रमुख को अमर नायक के नाम से जाना जाता था, जो सामान्यतः किलों पे नियंत्रण रखते थे और जिनके पास सशस्त्र सेना होती थी। हजार राम मंदिर एवं लोटस महल के बारे में आप क्या जानते हैं? हजार राम मंदिर एवं लोटस महल के बारे में लिखिए। तो विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित हजार राम मंदिर दर्शनीय स्थल था, देखने योग्य जगह थी। इस मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। इस मंदिर के बीच में देव स्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनी हुई मूर्तियां अब भी सुरक्षित हैं। विजयनगर के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक लोटस महल है। कौन सा महल है? लोटस महल, जो कि लोटस महल, ये नामकरण इसको 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने दिया था। ये जो परिषद है, ये कहने का मतलब एक परिषदीय सदन है जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। दीर्घ उत्तरीय, कई बच्चों का सवाल होता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन से होते हैं, यानी थोड़े बड़े उत्तर लिखने होंगे हमें, 3 नंबर वाले। विजयनगर के शासकों ने वर्षा जल संचय के लिए क्या कार्य किए? अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि जल संचय या जल बचाने के लिए कौन से कार्य किए थे, वर्णन कीजिए। और विजयनगर की 2 महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाएं भी बतानी है। या एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में जल संपदा या जल स्रोत सुविकसित हुए, स्पष्ट कीजिए। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या ऐसे पूछ लें कि विजयनगर के लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए जल कैसे प्राप्त करते थे, कौन सी व्यवस्था होती थी उनकी। तो विजयनगर साम्राज्य प्रायद्वीपीय भारत का सबसे शुष्क क्षेत्रों में से, यानी दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत को कहते हैं जियोग्राफी में, तो प्रायद्वीपीय भारत सबसे शुष्क क्षेत्रों में एक था। इसलिए पानी के संचय और उसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। विजयनगर के शासकों में तुंगभद्रा नदी कौन सी थी? तुंगभद्रा की सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बना दिए, जलाशय बना दिए, नहरों का निर्माण करवा दिया, जल संबंधी संरचना बना दी। 15वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में निर्मित कमलपुरम जलाशय का नाम बड़ा सुंदर है, कमलपुरम के पानी की एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक ले जाया जाता था। संभवतः संगम वंश के राजाओं द्वारा निर्मित हीरिया नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। हीरिया नहर का प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को संचित करने में प्रयोग किया जाता था। डोमिंगो पेश के अनुसार कृष्णदेव राय एक जलाशय का निर्माण करवाया था। डोमिंगो राय कहते हैं कि कृष्णदेव राय ने एक जलाशय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, वो है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। बड़े प्रसिद्ध शासक थे, तो कृष्णदेव राय की उपलब्धियां पूछी जा सकती हैं। कृष्णदेव राय की विजय सांस्कृतिक विकास में उसका योगदान क्या था? कौन कौन सी विजय कृष्णदेव राय ने पाई और सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से किया, तो हम देख लेते हैं। कृष्णदेव राय तुल्लव वंश से संबंधित थे। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 के बीच शासन किया। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे। तो कृष्णदेव राय की विजय देख लेते हैं हम, तो 3 पॉइंट होंगे हमारे। 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच रायचूर दोहा पर अधिकार कर लिया था। दूसरा है 1514 में उड़ीसा के गजपति शासक थे प्रताप रुद्र को पराजित कर दिया था कृष्णदेव राय ने। तो 1520 में बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर दिया था। तो ये इनकी विजय थी। अब इनका सांस्कृतिक विकास वाला देख लेते हैं। कृष्णदेव राय का सांस्कृतिक विकास में प्रमुख योगदान, कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य गोपुरमों का निर्माण करवाया। दूसरा पॉइंट हम बना देंगे कि कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप एक नंगलपुरम, नगर का नाम ध्यान रखें आप, विजयनगर के समीप एक नंगलपुरम उपनगर बना दिया गया। किसके नाम पे? अपनी माँ के नाम पे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त मूल्यंद नामक ग्रंथ की रचना कर दी। ये ग्रंथ तेलुगु भाषा में था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा 3 नंबर, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में अमर नायकों की क्या भूमिका थी? उल्लेख करना है। अमर नायक जो सेना के अध्यक्ष होते थे,
विजयनगर के प्रशासन में इनकी भूमिका का उल्लेख करना है। अमर नायक विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी और इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दे दिए जाते थे। अमर नायकों के कार्य, वे अपने क्षेत्र में भू राजस्व और अन्य कर वसूल करते थे, टैक्स वसूल करने का काम करते थे। राजस्व का कुछ हिस्सा राजा की सहायता के लिए रखी जाने वाली सेना पर खर्च कर दिया जाता था। राजस्व का कुछ हिस्सा नायक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी रख लेते थे और राजस्व का एक अंश मंदिर और सिंचाई के साधनों के रख रखाव पे भी खर्च किया जाता था। अमर नायकों पे नियंत्रण कैसे होता था? तो अमर नायक राजा को एक वर्ष में एक बार भेंट भेजा करता था। उनकी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज की दरबार में उपहारों के साथ समय नायक उपस्थित होता था। राजा कभी नायकों को एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण, जो अमर नायक थे तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता था, तो इस तरीके से भी उन पर नियंत्रण रखा जाता था। आपके विचार में महानवमी जो डिब्बा था उसके संबंध में अनुष्ठान का क्या महत्व था? महानवमी डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं? या ऐसा पूछा जा सकता है कि महानवमी डिब्बे पे टिप्पणी लिखिए या इसकी विशेषता बताइए, या महानवमी डिब्बा उसके जुड़े अनुष्ठानों का वर्णन कीजिए। विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से ये था महानवमी डिब्बा। एक विशाल मंच था जो लगभग 11,000 वर्ग फीट पर के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक था। महानवमी डिब्बे से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर और अक्टूबर में शरद मास में मनाए जाने वाले 10 दिनों के त्यौहार में महानवमी के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। मूर्ति की पूजा करना, राज्य के अश्व यानी घोड़ों की पूजा करना, भैंस और अन्य जानवरों की बलि देना, ये सब अनुष्ठान होते थे इस पर्व में। महानवमी के अवसर पर अन्य प्रमुख जो आकर्षण होते वो होते नृत्य होता, कुश्ती की प्रतियोगिता होती, सैनिकों की शोभा यात्रा होती और नायकों द्वारा दी जाने वाली भेंट होती जो एक निश्चित कर होता था। विजयनगर, जो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5 नंबर की, विजयनगर की किलेबंदी पर प्रकाश डालना है कि विजयनगर की किलेबंदी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें खेती को भी घेर लिया गया था। स्पष्ट कीजिए। या थोड़ा हमने इसको ऊपर भी पढ़ लिया है कि 15वीं शताब्दी में परस्पर फारस के शासक द्वारा कालीकुट से भेजे गए थे। एक फारस के शासक, नाम था अब्दुल रज्जाक। विजयनगर शहर की किलाबंदी से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख कर दिया। इससे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया। कृषि भूमि खेती की किलेबंदी, इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें खेती को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक का कहना है कि पहली और दूसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे, आवास होते थे। डोमिंगो पेस भी एक यात्री थे, विचारक थे, जिन्होंने कहा कि किलेबंदी की पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं जहां से धान उगाते हैं और कई उद्यान भी हैं यानी बगीचे भी हैं। कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी के कारण क्या थे? क्यों किलेबंदी की जाती थी खेती की? तो मध्यकाल में घेराबंदियों का प्रमुख उद्देश्य विपक्षी को यानी जो हमलावर है उसको खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चलती थी। इसलिए शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए घेराबंदी क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्न का एक भंडार रखते थे, जिन्हें अनानागार कहते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे भूभाग को बचाने के लिए कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी कर ली और भूभाग में रखने की अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया था। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के अतिरिक्त भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी किलेबंदी इसमें शासकीय केंद्र को घेरा गया था। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।